देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, पादरिया ने समझा वो जी। राम राम सा चौपाल देखना आड़ा सगला दर्शक भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक भाई बहनों, ज्यादा कि आप सभी जानो कि हर बार आप अपना कार्यक्रम में कोई ना कोई नयो विषय लेकर हाजिर हो वहाँ भी। आज भी आप एक नए विषय पर बातचीत करांगा। किसान भाई के आप बहुत बार बातचीत करा हाँ, खेती बाड़ी से जुड़ी भी आप बहुत सारी बातचीत करा हाँ। आप जाना हाँ कि अपने प्रदेश में खेती मुख्य रूप से एक व्यवसाय है या खेती ज़्यादातर करी जा रही है, और खेती के साथ साथ अपना किसान भाई पशुपालन भी कर रहा है, तो पशुपालक भी अपने साथ है। तो पशुपालन से भी आप की तरीके से मुनाफो ले सका, और पशुपालन में कहीं कहीं बातों का अपन ध्यान रखना है। कौन कौन सी योजना नई आ रही है जिसमें आप ज़्यादा फायदो ले सका हाँ, तो इस आज आप चर्चा करांगा। आज अपना विषय है प्रदेश में पशुधन विकास के नए आयाम, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज अपने साथ पधारा है डॉक्टर राजेश वर्मा जी। आप उप निदेशक हैं पशुपालन विभाग से। बहुत बहुत स्वागत है आपको डॉक्टर साहब। नमस्कार। तो राजेश जी, सब पहला तो आप जानना चाहूँगा कि आपनो जो राजस्थान प्रदेश है तो इनमें पशुधन की स्थिति कहीं है, कौन कौन सा पशुओं को पशुपालन ज़्यादा करो जा रहे हैं? देखिए मनीषा जी, जो है आप पशुधन की दृष्टि से जो है हमारा प्रदेश जो है कि बहुत समृद्ध राज्यों में गिनती होती है जी। यहाँ सभी तरह का पशुधन, भेड़ बकरी हो, गाय भैंस हो, ऊँट हो, तो ये सभी तरह का यहाँ पशुधन अपने यहाँ पाया जाता है। और अगर हम भारत वर्ष के हिसाब से देखते हैं तो पशुधन की दृष्टि से राजस्थान राज्य देश में दूसरे नंबर पर आता है, जिसके अंदर मुख्य रूप से अपने पास जो है कि गोवंश भी हैं, भैंस वंश भी है, आशुवंश में जैसे घोड़े वगैरह ये भी हैं, ऊँट भी है। ऊँट का तो आप जहाँ तक बात करेंगे, ऊँट और बकरी के लिहाज से राजस्थान जो प्रदेश है वो अभी ऊँट और बकरी के लिहाज से जो है सिरमौर बना हुआ है, मतलब हम पहले नंबर पे हैं, पहले नंबर पर ऊँटों की संख्या में और बकरियों की संख्या में। हाँ, ये ज़रूर है कि ऊँट जो है कि आज जो देखा जाए अगर हमारे भारतवर्ष में, तो लगभग 85% ऊँट जो है ना भारतवर्ष में जितने ऊँट हैं उनका 85% हिस्सा अपने प्रदेश में पाया जाता है। तो पशुधन की दृष्टि से तो एक बहुत ही समृद्ध राज्य है जी। तो समृद्ध है आप जानो, और फिर ऊँट और बकरी आप विशेषकर भी एक नंबर पे है आपने जी। तो आ समृद्धि बनी रहे एक ताई कहीं कहीं प्रयास हो रहा है कि स्थिति अपनी हमेशा अच्छी रहे और आगे से अगर और बढ़ोतरी हो गई में पशुधन के मामले में, तो बी के लिए कहीं प्रयास हो रहे हैं। इसके लिए जो चीज़ें सबसे बढ़िया चीज़ जो मैं पहले कहना चाहूँगा कि पशुधन जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि पशु जो है कि स्वस्थ रहे। सबसे पहला है कि हमारा पशुधन जो है स्वस्थ रहे। पशु में जो है कि समय पे प्रजनन हो, समय पे ब्याए, हम उसको संतुलित आहार दें। तो ये जब इन चीज़ों का मूलभूत रूप से 3 चीज़ें हैं कि हमारा पशु स्वस्थ रहे, समय पे जो है कि प्रजनन हो, समय पे ब्याह जाए, ब्याज समय पे हो जाए, और एक संतुलित आहार पशु को मिले। तो इससे निश्चित रूप से क्या है कि पशुधन की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, और उत्पादन जब बढ़ेगा तो हमारा पशुपालक भी खुशहाल होगा। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए स्वस्थ पशुधन किस तरह से रखना है, तो मैं पशुपालक भाइयों आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे जो पशु हैं जिनमें कई प्रकार के संक्रामक रोग होते हैं, और आप आए दिन देखते भी हैं कि कभी FMD रोग हो गया हमारे गोवंश में या भैंस वंश में, इससे हमारे पशुपालक भाइयों को बहुत अधिक आर्थिक हानि होती है। आर्थिक हानि से मेरा मतलब ये है कि जो ही इस रोग का प्रकोप होता है तो पशु के जो उत्पादन, दुग्ध उत्पादन है उसमें एकाएक गिरावट आ जाती है। गिरावट आने से सीधा नुकसान पशुपालक का है। उसको कम उत्पादन मिलेगा तो वो मार्केट के अंदर भी जो है कि कम वो बेचान कर सकेगा, इससे नुकसान पशुपालक का होता है। तो मेरी सबसे बढ़िया चीज़ जो इसके अंदर मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसे रोग जो हैं संक्रामक रोग, जैसे आपको FMD का ही बताया, FMD में अभी भी जो है कि राज्य सरकार द्वारा जो है पशुधन के जो है टीकाकरण किया जा रहा है। आपके जो भी गोवंश है या भैंसवंश है, जो दुधारू पशु आपके हैं, उनको आप FMD जो रोग है जिसको खुरपका मुँहपका रोग भी बोलते हैं अपन, उसका टीका अवश्य लगवा लें। अब ये जो टीका आप जब भी लगवाएं तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आप 6-6 महीने के अंतराल में, साल में इसको 2 बार जरूर हमको टीका लगवाना रहता है। अब ये जो चीज़ है कि हम क्या टीका नहीं लगवाएं
या जब बीमार पशु पड़ जाएगा और उसके बाद उपचार कराएं। तो पशुपालक भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि बचावी उपचार है। तो इसलिए हमें जो है कि अगर इन संक्रामक रोगों का विभाग द्वारा राज्य सरकार का जो है कि ये प्रयास रहता है कि हमारी पशुधन संपदा स्वस्थ रहे, जिससे पशुपालक खुशहाल रहें, तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम हमारे पशुओं का जो है टीकाकरण अवश्य कराएं। और इसके लिए जो है कि अगर आपको कहीं भी इस तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आपकी जो भी नज़दीकी पशु चिकित्सालय है या पशु चिकित्सा उपकेंद्र है, आप वहाँ जाके और सलाह मशविरा करके और समय पे टीकाकरण अवश्य कराएं। तो अगर टीकाकरण रहेगा, समय पे कराएंगे, तो हमारा जो है कि पशुधन तो स्वस्थ रहेगा। अब रही बात ब्यात की या पशु प्रजनन की, पशु प्रजनन में क्या है कि जब भी आपका पशु ताव में आए तो अस्पताल के अंदर हमारे पास जो है कि भाई कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं हैं, आप वहाँ ले जा सकते हैं पशु को। कहीं जो है कि समय के ऊपर जो है कि पशु अगर ताव में नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमको जो है कि डॉक्टर जो है कि स्थानीय जो भी डॉक्टर है, नज़दीकी जो भी डॉक्टर है, उनसे संपर्क करके और पशु की जांच करानी चाहिए कि भाई पशु ताव में समय पे क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि समय पे ताव में नहीं आएगा तो गर्भधारण नहीं कर पाएगा, गर्भधारण नहीं कर पाएगा तो आगे जो है कि ब्यात का अंतर बढ़ जाएगा। अब पशु जो भी है ये औसतन जो है कि उसके दूध देने की जो है उसमें शुष्क जो पीरियड है या सूखा जो काल है तो वो उसका बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पशु हमारा जो है कि वो चारा तो उतना ही खा रहा है लेकिन उत्पादन भी नहीं दे रहा, तो सीधा सीधा हम हमारे पशुपालक भाइयों को इसका नुकसान होता है। तो जब भी अगर आपका पशु मान लीजिए कि बहुत बढ़िया है, आप संतुलित आहार देते हैं, सब है, समय पे अगर ताव में आ रहा है, तो पशुपालक भाइयों मेरा आपसे आग्रह है कि जैसे कम से कम मतलब 12 घंटे, जैसे पशु ताव में आता है, मान लो सुबह आता है, तो आप शाम को इसके अंदर कृत्रिम गर्भाधान जो है कि अस्पताल में जाके करवा लें, या शाम को आता है तो सुबह कृत्रिम गर्भाधान आप अवश्य करवाएं, जिससे कि पशु जो है गर्भित हो सके और समय पे ब्याह सके जी। और इससे को उत्पादन भी सही बने। और उत्पादन जी, समय पे जो वो सूखा जो काल है उसको हमारे को घटाना बहुत जरूरी है। अगर सूखा काल बढ़ गया और पशु जो है कि खड़ा खड़ा चल रहा है या खा रहा है, तो हमारा तो पशुपालक भाई का खर्चा हो रहा है बिल्कुल, और उसको उत्पादन नहीं मिल रहा, तो वो जो है कि घर का खर्च लग रहा है, तो इसलिए पशुपालक को इससे नुकसान होता स्वाभाविक है जी। तो एक तो अपन कृत्रिम गर्भाधान पे अपन ध्यान देना है कि जो इसो टाइम पीरियड आवे है जिसमें सूखो रवे है या दुग्ध उत्पादन कम हो रहे, तो बात चीज अपन ध्यान रखनी। एक अपन देखा कि पशु जब बीमार हो जावे जी, जब आपनो उत्पादन है जो को वो भी घट जावे है, तो ध्यान रखना। जब टीकाकरण की आप बात करी, तो टीकाकरण खाली अपन जो दुग्ध देना हारा अपना पशु है बा में ही होगो या बाकी पशुओं में भी टीकाकरण? नहीं, देखिए मनीषा जी, आप बहुत बढ़िया सवाल पूछ रही हैं कि दुधारू पशु की जिक्र मैंने किया कि उत्पादन की दृष्टि से, जिसमें मैंने खुरपका मुंहपका या एफएमडी बीमारी का जिक्र किया, तो उसका कारण ये है कि उसमें सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से जो है कि पशु के उत्पादन पे फर्क पड़ता है। पशु में किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो पशु स्वस्थ नहीं रहेगा, तो उसके उत्पादन क्षमता में तो गिरावट आएगी ही आएगी, चाहे वो किसी भी प्रकार का पशुधन हो। अब आपको जो चीज़ें पशुपालक भाइयों, एक चीज़ बताना और चाहूँगा कि हमारे पास जैसे भेड़ बकरी के हिसाब से भी हम एक समृद्ध राज्य हैं और बहुत बहुतायत में हमारे पास पशु हैं। वर्तमान में पशुपालक भाइयों, जो पशुओं में इनमें भेड़ बकरी हैं, जो छोटे पशु हैं, उसके अंदर क्या है कि पीपीआर नामक रोग हो जाता है, जिसको स्थानीय भाषा में लोग बाग कांटा के नाम से भी जानते हैं कि कांटा बीमारी हो गई। अब इस कांटा बीमारी के अंदर क्या होता है कि किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि भेड़ बकरियों में प्राय देख जाता है कि उसकी आंखों में सूजन आ जाएगी, या जैसे नाक में से पहले पतला पतला जो है स्त्राव उसके आने लगता है, बाद में वो गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होकर उसको पशु को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, कभी कभी निमोनिया के लक्षण भी देखने को मिलते हैं, या इसके अलावा पशु को दस्त भी हो जाएंगे, मुंह में छाले भी हो जाएंगे। तो इस तरह की जो बीमारी है ये पीपीआर के नाम से जानी जाती है। अब पशुपालक भाइयों, वर्तमान में जो है पीपीआर जो रोग है, भेड़ बकरियों का जो रोग है, इसका जो है टीकाकरण अभियान चल रहा है। तो आपके पास जो भी भेड़ बकरी हैं तो उनको आप पशु चिकित्सालय में संपर्क करके उन पर टीका अवश्य लगवा लें। तो टीकाकरण तो बाने बीमारियां से बचाव हो गई, साथ साथ में रख रखाव बाको कहीं विशेष होना चाहिए, जहाँ हर बार अपना मौसम बदल रहे, भी गर्मी को अलग है, बारिश को अलग है, सर्दियां को अलग है, और अभी जहाँ सर्दियां अगर आ रही है तो बीमा आपा पशुओं को क्या आपा देखभाल कर सका, कई बातों का अपन ध्यान रखना है विशेष। उसमें जो है कि पशुपालक जो है अपने पशु को देखिए, सभी मौसम के अनुकूल जो है कि अपने को उनकी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं पशु की। अब गर्मी के मौसम में गर्मी के हिसाब से हम पशुओं की देखभाल करते हैं या उसके रहने की व्यवस्था करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं। सर्दियों में जो है कि अब जो है कि सर्दी धीरे धीरे जो है शुरू हो गई है और ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, शीत लहर भी आएगी। तो ऐसी स्थिति में पशुपालक भाइयों से
जो है कि ये ध्यान रखें कि पशुपालक भाई अपने पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा एक तो पानी पिलाएं, और पानी जो है कि स्वच्छ पानी होना चाहिए, वो पिलाना चाहिए। रात को अपने पशुओं को जो है कि वो जो है कि बिल्कुल उसको बोरा वगैरह जो है कि बोरे से ढक के, या इस तरह की जो है कि उसको जो है लकड़ी के फट्टे आड़े लगा के, जिससे कि सीधी प्रत्यक्ष हवा जो शीतलहर है वो पशुओं को नहीं लगे। और दिन के समय में उनको जो है कि बाहर निकाल के और उनको जो है कि धूप के अंदर पशु को रखें आप। ये ध्यान रखें कि उसके अंदर नमी नहीं होनी चाहिए या गीलापन नहीं होना चाहिए। जहाँ भी पशु का हमारा जो आवास है उसमें गीलापन या नमी रहेगी तो वो पशु को जो है कि बीमार कर सकती है। और ऐसी स्थिति में जहाँ हम देखते हैं कि अत्यधिक सर्दी पड़ गई है, हमने पशु का ध्यान नहीं रखा, तो देखने में आता है कि पशुओं को प्राय निमोनिया की शिकायत हो जाती है। अच्छा। तो इसलिए पशुपालक अगर अपने पशुओं का जो ध्यान रखेगा, सर्दी से बचाव करेगा, इसके लिए अगर बहुत ही भीषण सर्दी पड़ती है तो उस स्थिति में अलाव भी जला के रखा जा सकता है। लेकिन जो है कि अलाव जलाएं तो ये ध्यान रखना है कि धुआं निकलने का पर्याप्त प्रबंधन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अलाव जला के बाड़े मन में छोड़ दिया, चारों तरफ से बंद कर दिया। तो कभी कभी आप देखने को आता है कि हमने जो है कि अंगीठी जला ली, घरों में खिड़की दरवाजे सारे बंद हैं, तो उसके अंदर जो गैस बनती है तो कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हवा निकलने की, धुआं निकलने की पर्याप्त जो है उसके जो है कि वो खिड़कियां होनी चाहिए जिससे कि वो पास हो सके, वरना तो जो है इस तरह की दवा वो होने से उसका दम घुटेगा और पशु बेचैन हो जाएगा। बिल्कुल। एक आप देखा कि इंसान जब बीमार हुआ तो वो तो बोल के बता सके भी आज मेरी तबीयत खराब है, आज मैं नहीं सो महसूस हो रहा है, पर अब जानवर है, पशु है, वो बता कौन सके। तो आपा ने जो पशुपालक भाई बहन है वे की तरीकों में पहचान करे कि आज आपनो पशु बीमार है या इन्हें कुछ अच्छो नहीं लाग रहा है, की तरीकों में पहचान करे भी? पशुपालक भाई तो हमसे ज़्यादा समझदार हैं कि उनको जो चीज़ है कि अगर अपना जो है कि उठते ही अपने जानवर को संभालते हैं पशुपालक भाइयों, और देखते ही जो है कि पशु को देखते ही वो पहचान लेते हैं कि ये पशु जो है कि हमारा आज सुस्त हो रहा है, आज ये चढ़ नहीं रहा है, आज ये सही ढंग से खड़ा हो नहीं पा रहा है। तो पशु को देखते ही जो है पशुपालक को आभास हो जाता है कि इसको कुछ ना कुछ तकलीफ है। तो वो अपने स्तर पे सभी तरह के प्रयास करता है। कई बार जो है कि उसको ये देखता है कि भाई ठीक है, नहीं है तो सूखा चारा भी डालेगा, सूखा नहीं खाएगा तो उसको हरा चारा भी डालेगा। उसकी आंखें भी जो है कि जैसे जब आंख देखेंगे पशु की तो वो चमकीली आंख दिखाई देती हैं, बिल्कुल स्वस्थ पशु हैं। अच्छा। इसके अंदर उसकी आंखें जरी थोड़ी सी मंद सी पड़ जाती हैं। अच्छा। और आप शरीर को अगर छूते हो, मान लीजिए उसको बुखार हो गया तो उसका कान पकड़ के जो है कि कान गर्म होता है, उससे आभास हो जाता है कि पशुपालक की इसको भाई बुखार हो गया है। तो पशुपालक तो हमसे बेहतर इस चीज़ को समझता है कि हमारा पशु इस समय बिल्कुल स्वस्थ है या आज इसके कोई ना कोई तकलीफ जरूर है। तो तकलीफ होने पर सबसे पहले पशुपालक भाई ने क्या करना चाहिए? पशुपालक भाई को जो है कि सबसे पहले जो भी है कि किस तरह की तकलीफ है, अगर कोई ज़्यादा उसको लग रहा है बुखार है तो आप नज़दीकी जो पशु चिकित्सालय है ना वहाँ पे उसको संपर्क करना चाहिए। और मनीषा जी, मैं पशुपालक भाइयों को एक बहुत बढ़िया जानकारी भी देना चाहूँगा कि अभी राज्य सरकार ने क्या किया है कि हमारे पास जो है कि लगभग आप मान के चलो 5 करोड़ 67 लाख पशुधन अपने प्रदेश में है जी। तो लगभग 1 लाख पशुधन के ऊपर एक मोबाइल वेटनरी यूनिट, एक लाख पशुओं पे तो 536 मोबाइल वाहन जो हैं उसके माध्यम से पशुपालक को घर बैठे पशु चिकित्सा मिल रही है। अच्छा, मतलब घर बैठे आप ले जाने की जरूरत नहीं है, ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पशुपालक भाइयों सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना होता है। इसके लिए जो है कि कॉल सेंटर का एक नंबर है टोल फ्री 1962, यानी 1962 या 1962 कहें, 1962 पे आप डायल करें और अपनी जो सूचना उस कॉल सेंटर पे दें। जब भी सूचना उनको मिलेगी कि किस तरह की है तो वो वहाँ से नज़दीकी जो भी मोबाइल यूनिट होगी उसको वो इतला देंगे और उसके बाद वो मोबाइल आपके घर तक पहुँचेगी और आपके पशु का इलाज करेगी। तो पशुपालक भाइयों, ये बहुत बढ़िया योजना है राज्य सरकार की और इसका आप जो है अधिकाधिक लाभ उठाएं। तो ध्यान रहे, डायल करें 1962 पे और अपने बीमार पशु का जो है घर बैठे ही इलाज कराएं। जी, एक आप सुना हाँ कि भाई कोई जहाँ दुधारू पशु है तो कोई की नस्ल के ऊपर भी विशेष होगा, भी ई नस्ल की गाय है तो बा अच्छो दूध देवे है, तो अलग अलग नस्ल है। आपने जो कि देसी नस्ल है तो बा में भी और कहीं सुधार का प्रयास किया जा रहा है? देखिए मनीषा जी, मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो है कि प्रदेश पशुधन से समृद्ध राज्य है। अब आपको मैं बताता हूँ विस्तार से कि गोवंश की बात कर ले या गायों की बात कर ले, तो गायों के अंदर जो है कि हमारे प्रदेश के अंदर जैसे अगर दुधारू नस्लों में देखा जाए
तो हमारे पास राठी है, गिर है, थारपारकर है। ये ऐसी नस्लें हैं जो कि बहुत बढ़िया दूध की दृष्टि से बहुत उत्तम नस्लें मानी गई है। और जोतकता या कृषि कार्यों के हिसाब से हम देखते हैं तो विश्व विख्यात हमारी जो नागौरी नस्ल के बैल हैं उनकी एक अलग ही पहचान है। और जिनका दुग्ध उत्पाद में जो हमको देती हों और कृषि के काम में भी जो है ना नस्लें काम आती हों, ऐसी 2 प्रकार की नस्लें हैं, कांकरेज और मालवी नस्ल। अब ये इनका जो है कि ये पर्यावरण की दृष्टि से आप ये कहें कि ये अलग अलग क्षेत्रों के अंदर पाई जाती हैं। कांकरेज नस्ल की बात करेंगे तो हमारा मारवाड़ साइड में जो है जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, यहाँ पे जो है कांकरेज नस्ल की जो है नस्लें मतलब गायें पाई जाती हैं। आप इधर झालावाड़ या कोटा की साइड में जाओगे तो मालवी नस्ल की मिलेगी। थारपारकर आपको इधर जो है कि जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर जो है इस तरफ आपको थारपारकर नस्ल मिल जाएगी। गिर गाय का जो है कि यूँ तो अगर मूल हम देखें इसका तो मूल तो गुजरात है, लेकिन आज राजस्थान प्रदेश में बहुतायत में गिर नस्ल की गायें हैं जो कि अपने अजमेर है, भीलवाड़ा है, टोंक है, यहाँ बहुतायत से पाली जा रही है और अच्छे नस्ल के दुधारू पशु हैं। राठी नस्ल की जो गायें हैं वो अपने बीकानेर वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। कई जगह अब जो पशुपालक भाइयों के पास जो है कि साहिवाल की जो नस्ल है बहुत बढ़िया और उन्नत नस्ल है, अच्छी दुधारू नस्ल है। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ और बीकानेर के क्षेत्र में भी साहिवाल की बहुत सारी नस्लें उपलब्ध हैं वहाँ, और पशुधन भी अच्छा है साहिवाल नस्लों का वहाँ। और इसी प्रकार अगर हम बात करें कि भैंस वंश में मुर्रा नस्ल, अधिकतर राजस्थान के अंदर क्या है कि मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं जो बहुत ही बढ़िया दुधारू हैं। और अगर हम बात करेंगे दक्षिणी राजस्थान में, हम उदयपुर साइड जाएं या राजसमंद की बात करें, डूंगरपुर की बात करें, बांसवाड़ा की बात करें, तो उस साइड के अंदर जो है कि हमारे पास जो है कि सूरती नस्ल की भैंसें होती हैं जो भी बहुत बढ़िया नस्ल है। तो आप पशुपालन क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें तो थोड़ी जानकारी की भी ले लेवा, और कहीं पे में प्रक्रिया रहेगी, पात्रता कहीं रखेगी, एक बार हम थोड़ी जानकारी मार्गदर्शक भाई बना दें। पशुपालक भाइयों, केसीसी का नाम तो आप सभी जानते हो और अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं केसीसी, क्योंकि आप खेती के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने जो है कि पहले कृषि कार्यों के लिए जो है आपको ऋण सुविधा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलती थी, लेकिन सरकार ने अब जो ये सुविधा का दायरा बढ़ा दिया है और ये जो है पशुपालकों के लिए भी सुविधा मुहैया करा दी। इसमें आप पशुपालन के ले लें, डेयरी पालन ले लें, भेड़ बकरी पालन ले लें, या मुर्गी पालन ले लें और या मछली पालन ले लें, इनके लिए भी जो है सरकार द्वारा जो है केसीसी बनाए जाकर उनके ऊपर पशुपालकों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब ये ऋण सुविधा जो है कि कई बार पशुपालक भाइयों का प्रश्न होता है कि साहब ये ऋण सुविधा जो हमको मिल रही है इसके हम क्या पशु खरीद सकते हैं? तो पशुपालक भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है कि ये जो पशु खरीदने के लिए ये ऋण राशि आपको उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इसके अंदर आवर्ती लागत से मेरा मतलब जो है कि आज आपका जो पशु है, पशु की कहीं बीमारी हो गई, उसके उपचार संबंधी पैसा खर्च हो रहा है, या मजदूरी में खर्च हो रहा है, या उसके जो है कि चारे दाने पानी की व्यवस्था में खर्च हो रहा है, या पशु का आप बीमा कराते हो उसमें हो रहा है, या पशु की जो देख रेख करता है, जो भी श्रमिक काम करता है उसके भुगतान में हो रहा है, तो ये इसको आवर्ती लागत बोला जाता है। तो उसके लिए जो है कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको ऋण सुविधा मिल जाती है। लेकिन पशुपालक भाइयों, पशु खरीदने के लिए यह ऋण सुविधा नहीं है, केवल पशुपालन करने के लिए आपको चारे दाने पे भी बहुत खर्चा आता है। अच्छा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनके लिए आपको किसान क्रेडिट पे ऋण सुविधा मिलती है। अब पशुपालक भाई इस सुविधा के लिए कहाँ जाएं, किस तरह से अपना कार्ड बनाएं? तो पशुपालक भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके नज़दीकी या आपका जिस भी बैंक में खाता हो, आप बैंक से संपर्क करें। वहाँ एक जो निर्धारित आवेदन प्रपत्र होता है, आप उसको पूर्णतया उसको भर दें। आपको अगर मान लीजिए भरने में कहीं दिक्कत आती है तो आप संबंधित बैंक कर्मी की भी जो है सहायता ले सकते हो, या जो बैंक सखी आजकल होती हैं है ना, उनकी भी सहायता ले सकते हो। और भी अगर आपको कहीं और दिक्कत आती है तो आप पशु चिकित्सालय में जो है आप वहाँ चले जाएं, तो हमारे पशु चिकित्सक है या वहाँ के जो भी कर्मचारी हैं वो आपका सहयोग करेंगे और आपका आवेदन पूर्ण कराएंगे। अब आवेदन तो आपका पूर्ण हो जाता है, इसके साथ आपको किस प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? इसके अंदर जो है कि प्रमुख रूप से आपका जो है कि आपका इस आवासीय जो प्रमाण पत्र है, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका जो है कि आधार कार्ड की प्रति चाहिए होती है, आपके जो है ज़मीन जो है उसकी जो खतौनी या जो है उसके जो कागजात संबंधी होते हैं, या पैन कार्ड है उनका, एक जो फोटोयुक्त उनका पहचान
जो पत्र था, ये इस तरह के। तो इसमें जो चीज़ है कि पशुपालक भाइयों, ये जो ऋण लेने के लिए पहली चीज़ तो आप ये मान के चलें कि सरकार से या बैंक से या किसी से भी आप ऋण लेते हैं तो उसका समय पे आप चुकतारा करें। बिल्कुल। अगर आपने पहले कहीं केसीसी के ऊपर, जो कि आपकी खेती के लिए आपने ले रखा है लोन, और आपने उसको समय पे नहीं चुकाया, तो ऐसी स्थिति में हमारे पशुपालक भाइयों को जो है कि वो वंचित हो जाते हैं और वो एनपीए कि समय पे जो है कि वो ऋण नहीं चुका पाए तो एनपीए की श्रेणी में आ जाते हैं, जिससे उनको इस तरह की क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो पशुपालक भाइयों, आपको जो है कि पशुपालन है या मत्स्य पालन है या और संबद्ध गतिविधियां, मुर्गी पालन है, तो इसके लिए आपको 2 लाख रुपए तक की जो है क्रेडिट कार्ड पर ऋण सुविधा मिलती है। अब ये जो 2 लाख का जो ऋण मिला है, तो अब पशुपालक भाइयों के मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि इसके ऊपर ब्याज भी लगता होगा। तो पशुपालक भाइयों, मैं बताना चाहूँगा इस पर ब्याज भी लगता है। वो 7% की दर से जो है, वार्षिक दर से इसके ऊपर ब्याज लगता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि पशुपालक भाइयों, अगर आप 365 दिनों की अवधि में या 1 साल के जो समय अवधि की बात करते हैं, उसमें आपने जो भी ऋण लिया है उसको आप समय पे चुकतारा कर देते हो या चुका देते हो उसको, तो उसके लिए क्या है कि सरकार द्वारा जो है 3% की जो है अतिरिक्त छूट और दी जा रही है ब्याज में। अच्छा। तो सीधा सीधा पशुपालक भाइयों को ब्याज में 3% का फायदा हो गया। अब केवल जो है जितना उन्होंने ऋण लिया उसमें 4% की दर से उसको ब्याज देना होता है। तो एक फायदा और है, मतलब एक फायदा और है। लेकिन इसके लिए यही है कि पशुपालक भाई हमारा जो है समय पे ऋण चुकता करे और अपनी साख बैंक में बनाए रखे। बिल्कुल। तो बात हर जगह देखो लागू हुआ है। ईमानदारी से आप काम करांगा तो अच्छा ही आपने लिए, और फिर किसान भाई ना जब और छूट भी मिल रही है पे, तो आने तो और टाइम से एकदम वो आपने काम करना चाहिए। जो ऋण आप लिए तो भी को चुकता रहो, अगर आप टाइम से करांगा तो बने एक फायदा और मिलेगा, और आपने ऋण की जो छूट आपने मिलेगी कि भी जो ब्याज लाग रहे भी में आपने और छूट मिलेगी। वार्षिक 7% है और समय पर देने पर बने 3% को और फायदा मिलेगा, यानी 4% ही बने सालाना ब्याज भरनी है। जो आपको 3% की छूट बताऊं, वो छूट क्या है कि पीआरआई यानी जो है शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजना के तहत इनको 3% की छूट मिलती है। तो पशुपालक भाइयों, आपसे मेरा तो निवेदन यही है कि आप अपनी साख बनाए रखें जी, जिससे कि ऋण सुविधा हमने को मिल सके और हम पशुपालन व्यवसाय अच्छे से कर सकें जी। और पशुधन बीमा की अगर बात करा तो भी पर अभी कई प्रयास चल रहे हैं। पशुधन बीमा अब जो है कि राज्य सरकार द्वारा अभी मंगला पशु बीमा योजना के नाम से एक योजना प्रारंभ की है जी। इसके अंदर जो है कि अभी तक ये जो है कि बीमा किस तरह किया जाएगा, कब से ये लागू होगा, तो इसके राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही जो है मंगला पशु बीमा योजना के तहत जो है पशुओं के जो है बीमा किया जाएगा। इसमें जो है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान जो है राज्य सरकार ने जो है कि लगभग 21 लाख पशुधन का जो है निःशुल्क बीमा किया जाएगा। इसमें जो भी प्रीमियम पशु पे बनता है उस प्रीमियम का जो है भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, ना कि पशुपालक से लिया जाएगा। तो पशुपालक भाइयों, ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि सरकार आपसे किसी तरह का प्रीमियम नहीं लेगी बीमा के लिए और आपका निःशुल्क बीमा किया जाएगा। इसके लिए आप जो भी हैं नज़दीकी पशु चिकित्सालय या नज़दीकी जो भी कार्यालय हैं पशुपालन विभाग के, उनसे आप संपर्क में रहें और समय रहते इनका आवेदन ज़रूर करें जी। अब जी आप रेगिस्तान की जहाज की बात आप कर लेवा, ऊँट पालन आप देखा और आप देखा पश्चिमी राजस्थान में आपने ज़्यादा है और 1 नंबर पर भी है जहाँ भारत में आप जो प्रदेश है राजस्थान, तो ऊँट पालन में नंबर 1 भी थे अभी बताया। तो ऊँटा के बारे में थोड़ा सा जानना, एक तो वहाँ की व्यावसायिक महत्व कहीं है कि तरीकों व्यवसाय में को काम में लियो जा रहे हैं और वहाँ की संख्या जो अभी कमी है बिना बढ़ाने के लिए कहीं करो जा रहे हैं। देखिए, ऊँट पालन में ऊँट का जो है कि समय के साथ बहुत बदलाव आया है और जहाँ पहले ऊँट जो है कृषि कार्य हो या परिवहन के साधन हो, इनमें बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता था। वर्तमान में जो है कि ट्रैक्टर के आने से जो है इनकी जो है कि कृषि कार्यों में उपयोगिता कम हो गई है और जहाँ रेगिस्तानी जो इलाका था वहाँ भी सड़कें बन जाने से जो है इनकी जो है कि परिवहन वाली जो है उपयोगिता वो भी कम हो गई। तो निश्चित रूप से इस चीज़ से फ़र्क पड़ा है। जब पशु आपके लिए लाभदायक नहीं रहेगा तो उसका कोई लालन पालन पोषण करना नहीं चाहेगा। पशु को कब पालेगा? जब वो उसके लिए लाभदायक सिद्ध होता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि पशु जो है हमारा राज्य पशु, जिसको ऊँट को जो दर्जा दिया गया राज्य पशु का, वो धीरे धीरे जो है कि कम हुआ है।
इसमें निसंदेह कोई भी संदेह, किसी प्रकार का संदेह नहीं है किसी को भी। जहाँ किसी ज़माने में जो है कि पहले जाके देखते हो हमारे पास ऊँटों की जो संख्या है वो लगभग 8 लाख के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन अब गिरते गिरते लगभग 2.13 लाख ऊँट हमारे राजस्थान प्रदेश में रह गए हैं। तो पशुपालक भाइयों, ये ऊँट पालन का जो है कि हमारा ऊँट जो है रेगिस्तानी जहाज है, ये कहीं विलुप्त नहीं हो जाए, तो राज्य सरकार भी इसके लिए पर्याप्त जो है प्रयास कर रही है कि इसके लिए जो राज्य सरकार ने पहले क्या था कि ऊँटों के संरक्षण, ऊँट संरक्षण योजना एक चलाई जा रही थी, जिसमें ऊँट पालकों को जैसे टोडियों के जन्म पे हम 10,000 रुपये की जो आर्थिक सहायता उसको देते थे 2 किश्तों में। वर्तमान राज्य सरकार ने जो है आने के बाद में इसका फैसला किया कि 10,000 रुपये की राशि एक टोडियों की देखभाल के लिए बहुत कम रहती है। तो ऐसी स्थिति में मतलब इसको जो टोडा पैदा हुआ है, टोडिया जगह पैदा हुआ, तो वहाँ पर भी माने एक सहायता राशि मुहैया कराई जा रही है। जी। तो इस तरीके से बाकी संख्या बढ़ाने में आप प्रयास कर तो रहे हैं। उनको टोडियों को जो है कि अब जो है 10,000 से बढ़ा के 20,000 कर दी। अब ये जो है राशि को बढ़ा के दुगुना कर दिया। अब इसको जो है 2 ही किस्तों में ये भी राशि मिलती है कि 10,000 की 2 किस्तों में पशुपालकों को, ऊँट पालकों को ये राशि मिलेगी। जी राजेश जी, फिर तो आप देख सका कि मतलब ऊँटा के भी और दुग्धारू पशुओं सबके लिए कुछ ना कुछ सरकार आपने कार्यक्रम चला रही है, योजना ला रही है, जिससे पशुपालन है इनमें बढ़ावो मिले, पशुओं की भी देखभाल अच्छी तरीके से हो सके। तो अभी टाइम हो गया चालना को राजेश जी, तो फिर मिलांगा एक नए विषय के साथ दर्शक भाई बहनों। जब तक दो इजाजत, राम राम। राम राम।